आइए हम जानें कि नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे होती है और कौन से वह कारण हैं या कौन सी चीज़ें ऐसी देखनी आवश्यक हैं ये जानने के लिए कि महिला स्वस्थ है कि नहीं और उसमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है कि नहीं। तो सबसे पहले हम जानें तो जो पीरियड का डे 1 होता है, पहला दिन जिस दिन मासिक शुरू होता है उसको डे 1 मानते हैं और डे 3, 4 से महिला के एग बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि अगर हम अल्ट्रासाउंड करें तो 11वें 12वें दिन के आसपास हमें मालूम चल जाएगा कि मैच्योर एग बना है कि नहीं। 11वें से 14th डे के बीच में अगर नॉर्मल साइकिल 28 डे का है तो 11 से 14 डे के बीच में उनका एग मैच्योर होके रिलीज होके फेलोपियन ट्यूब में आता है। अगर उस टाइम पे 1 से 2 दिन के बीच में हस्बैंड से अगर संबंध रखा जाए तो नॉर्मल अगर शुक्राणु हैं वह नीचे गर्भाशय के रास्ते वह भी ट्यूब में प्रवेश करते हैं और उस समय अगर अंड उत्सर्ग हो चुका है तो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। 3 से 4 दिन फेलोपियन ट्यूब में ही भ्रूण ग्रो करता है और 5th डे के आसपास ट्यूब जो है उसको वापस गर्भाशय की तरफ पुश करती है और गर्भाशय की परत में जाके फिर फाइनल इम्प्लांटेशन होता है, जहां भ्रूण 9 महीने उसका विकास वहीं एंडोमेट्रियम के अंदर होता है। ये तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी प्रक्रिया हो गई। अब इसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने में, जिसको हम इनफर्टिलिटी या निसंतानता बोलते हैं, तो वो हम तब मानते हैं कि अगर पति पत्नी बिना किसी गर्भ निरोधक के 6 महीने से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो उसको हम निसंतानता कहेंगे। ये एक इसका लक्षण है और उस समय हमें इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है कि महिला में क्या प्रॉब्लम है या फिर पुरुष उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो महिला में 3-4 चीज़ें देखनी आवश्यक है। सबसे पहले ये कि उनके ओवरी नॉर्मल है कि नहीं, अंड उत्सर्ग हो रहा है कि नहीं। सेकंड, उनका गर्भाशय जो है वो नॉर्मल है कि नहीं, एंडोमेट्रियम जिसे गर्भाशय की परत बोलते हैं वह सही है कि नहीं। और तीसरी चीज़ फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब का खुला होना आवश्यक है, गर्भाशय का नॉर्मल होना ज़रूरी है और साथ के साथ अंड उत्सर्ग होना भी ज़रूरी है। इस साइमल्टेनियसली अगर मेल पार्टनर में देखें तो उसमें सीमन एनालिसिस से हम जान सकते हैं कि स्पर्म काउंट कैसा है और मोटिलिटी कैसी है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिनकी मदद से हम जानकारी ले सकते हैं कि निसंतानता का क्या कारण है और फिर उस हिसाब से ही हम निवारण ऐसे पेशेंट के लिए प्लान कर सकते हैं और उनको फर्टिलिटी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। बहुत बार देखा जाता है कि निसंतान दंपति ऐसा सोचते हैं या आम लोगों में ये धारणा है कि आईवीएफ प्रक्रिया एक लास्ट ऑप्शन है ऐसे दंपति के लिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका कि आईवीएफ से ही सॉल्यूशन मिल सकता है, बट डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम क्या है। तो अगर हम निसंतान दंपति को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसमें हमें मालूम पड़ता है कि वाइफ की फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो ऐसी स्थिति में आईवीएफ ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है जो उनको जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे सकता है। साथ के साथ अगर महिला की उम्र ज़्यादा है तो उस केस में भी अगर हम देखें कि अगर उनके बीज बनने बंद हो चुके हैं, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो भी आईवीएफ पद्धति से ही उनको सफलता मिलने की संभावना है। थर्ड थिंग जो है वो मेल पार्टनर में अगर काउंट 10 मिलियन से कम है, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि आईवीएफ को हम लास्ट ऑप्शन मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, कुछ कारण इनफर्टिलिटी के ऐसे हैं जिनमें कि आईवीएफ ही एक ऑप्शन होता है। जैसे कि अगर महिला की फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो उसमें कोई भी इलाज वर्क नहीं करेगा, उनको आईवीएफ पद्धति से ही रिजल्ट मिलेगा। साथ के साथ अगर महिला की उम्र ज़्यादा है और हमने देखा कि उनके एग ही नहीं बन रहे हैं, बीज नहीं बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आईवीएफ पद्धति से ही रिजल्ट मिलने की संभावना है। सिमिलरली मेल पार्टनर में अगर स्पर्म काउंट 10 मिलियन से कम है तो उसमें और भी कोई भी मेल फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जैसे कि आईयूआई या मेडिसिन या इंजेक्शंस वर्क नहीं करेंगे और उनमें आईवीएफ फिक्सी टेक्निक से ही सफलता मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। तो ये तो कारण है जिन वजह से आईवीएफ करना पड़ सकता है। इसके साथ अगर आप अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जिसको बोलते हैं, जिसमें महिला और पुरुष की सारी जांचें नॉर्मल हैं पर फिर भी कारण समझ नहीं आ रहा कि क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आईवीएफ पद्धति है वो सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती है।